Hello friends, I am Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from TCL Government PG College, जांजगीर। आज फिर से हम BSc फाइनल फिजिक्स पेपर सेकंड यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन इक्वेशन इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो टॉपिक में जाने से पहले हम फिर से वापस जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की ओर चलते हैं, जहाँ पर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ देखे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, और किस तरह से वो मेटल के सरफेस में रहता है, मेटल से बाहर नहीं आ पाता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील्ड के साथ बंधा होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ बंधा होता है, और ये जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसे यूनिफॉर्म भी मानी जा सकती है। अब आगे हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अब आगे सॉल्यूशन निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और ये वन डायमेंशन बॉक्स में लिया गया है, जो कि x एक्सिस में है, और जिस बॉक्स का लेंथ जो है l है, पोटेंशियल बैरियर है जिसकी हाइट इनफाइनाइट है और जिसके बोथ एंड है, और एक एंड x इक्वल टू 0 पर है और दूसरा एंड जो है x इक्वल टू l पर है। अब ये डायग्राम की सहायता से इसे फिगर की सहायता से इसे देखा गया है, जहाँ पर पोटेंशियल है जो x एक्सिस में v सबस्क्रिप्ट x करके शो कर रहा है। वन डायमेंशनल बॉक्स लिया गया है x एक्सिस में, जिसके एंड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l है, और ये जो है जो बोथ हैंड जो लिया गया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे, ये बाउंड्री का काम करती है। इलेक्ट्रॉन जो है बॉक्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जो है v इक्वल टू 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको स्क्रोडिंजर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी वेव फंक्शन के लिए। तो जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन होता है वेव फंक्शन के लिए, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है del 2 साई बाय del x स्क्वायर प्लस 2m बाय h का t स्क्वायर अंडर ब्रैकेट e माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब ये जो वेव फंक्शन है उसके कुछ कंडीशन है। जैसा पहला जो कंडीशन है वो है साई एक्स एंड साई डेस एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि साई सबस्क्रिप्ट एक्स इक्वल टू 0, मतलब इफ़ एक्स इज इन अ रीजन वेयर इट इज़ अ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर द पार्टिकल टू बी। थर्ड कंडीशन है साई सबस्क्रिप्ट एक्स की वैल्यू 0 करती है, मतलब जैसे एक्स इनफाइनाइट होता है या एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है या प्लस इनफाइनाइट होती है, जब साई एक्स की वैल्यू जो है 0 होती है। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि साई ऑफ एक्स जो है एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को ये ओबे करता है। अब आगे जैसे हमने पहले देखा कि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन लिया गया है, दो रीज़न कंसिडर किया गया है। जो पहला रीज़न वो है कि जब इफ़ 0 लेस देन x लेस देन l होता है, तब पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है v ऑफ x की वैल्यू वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन पहले बता दिया गया है कि बॉक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो 0 से लिमिट, क्योंकि x इसका जो एंड है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l के बीच में है,
इसलिए 0 से L के बीच जो है इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और पोटेंशियल भी 0 होगा। दूसरा जो रीज़न कंसिडर किया गया है वो है इफ़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू L। तो इस कंडीशन में जो है Vx की वैल्यू जो है इनफाइनाइट होती है। अब सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि कैपिटल E अगर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है और अगर इसको nth एनर्जी स्टेट के लिए लेना चाहे तो इसकी वैल्यू E की जगह E सबस्क्रिप्ट n लिखा जा सकता है। अब हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन और दूसरा जो होता है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन आपका इक्वेशन होगा del 2 psi सबस्क्रिप्ट n अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर ई सबस्क्रिप्ट n psi इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन में E माइनस वी होता है तो V इक्वल टू 0 है हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एक्ट न करने की वजह से, इसलिए V की वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए इक्वेशन में V को नहीं लिया गया है। अब आगे यहाँ पर सपोज किया गया है जो 2m ई सबस्क्रिप्ट n बाय h कट स्क्वायर है उसको k स्क्वायर के बराबर माना गया है, तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे k स्क्वायर लिखा गया है। तो आपका इक्वेशन हो जा रहा है del 2 psi सबस्क्रिप्ट n बाय del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू 0। उसके बाद इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन होगा nth एनर्जी स्टेट के लिए ही psi सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू a e टू द पावर i kx प्लस b e टू द पावर माइनस i kx। अब आगे इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट a और b है उसको जो है बाउंड्री कंडीशन से डिटरमाइन किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L लिमिट में प्रेजेंट है, क्योंकि जो 1 डायमेंशन बॉक्स का लेंथ लिया गया है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L। तो आपका जो पहला रीजन है वो है 0 लेस देन x लेस देन L, जहाँ पर पोटेंशियल जो है V x इक्वल टू आपका 0 है। तो आपने इससे पहले जो इक्वेशन लिया गया है जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 करके माने हैं, तो उस इक्वेशन नंबर 2 में अगर x इक्वल टू 0 पुट किया जा रहा है तो साई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और अब जब x की वैल्यू 0 और साई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका इक्वेशन बच जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस बी। उसी तरह से इसी इक्वेशन में अगर फिर से हम पुट करें x की वैल्यू जो है लिमिट है L है नेक्स्ट एंड, और x इक्वल टू जब L रहेगा तब भी साई की वैल्यू आपकी 0 हो रही है, तो x इक्वल टू L और साई इक्वल टू 0 पुट करने से आपका इक्वेशन बन रहा है a e टू द पावर i k L प्लस a e टू द पावर माइनस i k L। तो इस तरह से आपको थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो है वो मिल जाता है। अब हमारे पास 2 और इक्वेशन आ गए थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने से हमको मिलता है, जैसे थर्ड आपका है a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करके शो कर सकते हैं a इक्वल टू माइनस बी के बराबर या b इक्वल टू माइनस a। अब इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो आपको मिलता है 0 इक्वल टू a e टू द पावर i k L। उसके बाद माइनस साइन आ जा रहा है क्योंकि a इक्वल टू माइनस बी या b इक्वल टू माइनस ए ले सकते हैं, तो माइनस a
ई टू द पावर माइनस आई के एल। दोनों में एक कॉमन है तो ए को बाहर निकाला जा सकता है और आपके इक्वेशन में बच जाएगा ए अंडर ब्रैकेट ई टू द पावर आई के एल माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एल इक्वल टू 0। अब इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या ए इक्वल टू 0 पुट किया जा सकता है, या दूसरा जो ब्रैकेट में है ई टू द पावर आई के एल माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एल इक्वल टू 0। सिंस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस ई टू द पावर आई के एल माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एल इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये साइन के एल की वैल्यू को शो करती है, इसलिए साइन के एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, या ये एन पाई 0 कब होता है, एन पाई में होता है, तो के एल इक्वल टू एन पाई के इक्वल आ गया। और यहाँ से अगर हम के की वैल्यू को निकालना चाहें तो आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी एन पाई अपॉन एल, जहाँ एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 इंटीजर्स जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप के की वैल्यू मिल गई, इसके बाद आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। साई सबस्क्रिप्ट एन इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। जो ए प्लस बी था वहाँ ए की जगह बी की जगह माइनस ए पुट कर दिया गया है, तो ए कॉमन आ गया है। और ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई के एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन के एक्स, क्योंकि ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा इक्वल टू होता है 2i साइन अल्फ़ा। इसलिए आपका सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गया 2ia साइन के एक्स। और के की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, एन पाई बाई एल, इसलिए के की जगह पुट कर दिया गया है एन पाई बाई एल, और आपका इक्वेशन बन जा रहा है साई सबस्क्रिप्ट एन इक्वल टू 2ia साइन अंडर ब्रैकेट एन पाई एक्स बाय एल। और इसको अगर हम मॉड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका इक्वेशन हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एन इक्वल टू 2a साइन अंडर मॉड एन पाई एक्स बाई एल। अब यहाँ पे कांस्टेंट a की वैल्यू रह गई है, तो कांस्टेंट a की वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। और आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल साई एन एस्ट्रिक साई सबस्क्रिप्ट एन एस्ट्रिक साई सबस्क्रिप्ट एन डी एक्स इक्वल टू 1, या इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल मॉड ऑफ साई सबस्क्रिप्ट एन स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। हमारे पास इससे पहले हम साई की वैल्यू साई सबस्क्रिप्ट एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 2a साइन ब्रैकेट के अंदर एन पाई एक्स बाय एल, तो इसका स्क्वायर लेना है। तो आप स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 4a स्क्वायर साइन अंडर ब्रैकेट एन पाई एक्स बाय एल, और आपका डिफरेंशिएशन है एक्स के टर्म में, इसलिए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन है डी एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर साइन को रिप्लेस करके कॉस के टर्म में लाना है। तो जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से रिप्लेस करना है साइन को और cos के टर्म में रखना है। तो साइन की जगह यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2 n पाई बाई एल के बराबर, एंड इंटीग्रेशन है x के टर्म में। उसके बाद x के टर्म में यहाँ पर इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जा रहा है, और आपका कॉमन निकल जा रहा है 2a स्क्वायर, और x के टर्म में इंटीग्रेट करने के बाद 1 का x हो जाता है, तो x माइनस, और जो cos का इंटीग्रेशन होता है वो साइन के टर्म में होता है, इसलिए cos का आपका साइन हो गया है। और ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 2n पाई एक्स अपॉन एल, और अपॉन में आता है इसलिए 2
n पाई बाई l के बराबर, और जो लिमिट है वो आपकी रहेगी 0 to l, और इक्वल टू आपका राइट साइड में 1 है इसलिए 1। उसके बाद जब लिमिट पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और x जो है वो l के इक्वल, l लिमिट पुट करने पर, तो x की जगह यहाँ पर l आ जा रहा है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a² l इक्वल टू 1, या इसको लिखा जा सकता है a² इक्वल टू 1/2l, या a की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1/2l। अब अगर हमको 2a की वैल्यू चाहिए, हमारा जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2a sin n pi x by l है, तो अगर 2 की वैल्यू चाहिए तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 में जाके 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 बचेगा, इसलिए 2a इक्वल टू अंडर रूट 2/l। तो इस तरह से हमको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिलता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, और 2a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास है अंडर रूट 2/l, तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो आ जाएगा अंडर रूट 2/l साइन अंडर ब्रैकेट n पाई x/l के इक्वल। अब इसके आगे हम इसकी एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो हम स्टार्टिंग में k² को माने थे 2m/h² इक्वल टू k², और k की वैल्यू हम निकाले थे n पाई/l के इक्वल। तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई/l का होल स्क्वायर, और k² इक्वल टू जो पुट किया गया था, जिसके बदले पुट किया गया था, उसको इक्विवेलेंट मानेंगे 2m ई सबस्क्रिप्ट n बाय h²। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है n पाई/l होल स्क्वायर इक्वल टू 2m ई सबस्क्रिप्ट n बाय h², यहाँ से ई एन की वैल्यू निकालते हैं, तो ई एन की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी h²/2m, अपोजिट साइड में यहाँ के, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा ये n पाई/l का होल स्क्वायर, एंड h² इक्वल टू होता है h/2 तो h² की जगह हम h/2 पुट करेंगे, तो h/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी को एज इट इज़ अभी लिख देंगे /2m एंड अंडर ब्रैकेट n पाई/l का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h/2 का होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा h², एंड 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा 2m से, तो 8 m के इक्वल आ रहा है। उसी तरह n पाई/l होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n²/l²। उसके बाद जो पाई² और पाई² कैंसिल हो जा रहा है, और आपका जो बचा हुआ है वो टर्म है n²h²/8ml²। तो जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी की वैल्यू आ जाती है ई सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू n²h²/8ml²। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, मतलब ई सबस्क्रिप्ट n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n² है। अब यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू पुट करके हम एनर्जी की भी डिफरेंट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट किया गया है, तो जब हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ई सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू क्या आती है इक्वेशन नंबर 7 में पुट करने के बाद n की, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए ई सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू क्या आ रही है h²/8ml²। उसी तरह जब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 7 में, तो क्या वैल्यू आ रही है n 2 टाइम्स है, इसलिए 2 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा h²/8ml², जो 4 टाइम्स जो है E1 के बराबर है, इसलिए E2 इक्वल टू 4 E1 के बराबर लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ई सबस्क्रिप्ट 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 E1। इसी तरह फर्दर वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर एनर्जी की अलग अलग वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफ लिया गया है जो n और जो एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ आई है उसके बीच जो है वो एक ग्राफ आता है। तो ये अलग अलग क्वांटम स्टेट के लिए जो है वो ग्राफ लिया गया है, और ग्राफ में यहाँ पर देखते हैं कि ग्राफ से ये कंक्लूज़न निकलता है कि पहला जो है
इलेक्ट्रॉन हैज़ ओनली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, यहाँ पर जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है। दूसरा जो एनर्जी लेवल, दिस एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, ये जो एनर्जी लेवल है वो इक्वी स्पेस्ड नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एन की अलग अलग वैल्यू पुट करने से ई की वैल्यू जो है वो डिफरेंसेस जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो इक्वी स्पेस्ड नहीं है। तो ये जो हो गया है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन बॉक्स इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल। और यहाँ पर हम और सॉल्यूशन निकालते वक्त यहाँ पर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है साई, उसके अलग अलग कंडीशन के बारे में बात किए, बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात किए, उसके बाद उसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकाले और लास्ट में जो है आइगन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी निकाले एन की अलग अलग वैल्यू को पुट करके। तो ये लेक्चर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।